हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आइए हम अपने आगे के सेशन को बढ़ाते हैं। मैं राधिका आपकी अपने यूट्यूब चैनल GK GS एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जब सभी लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए, फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक हो गया था हमारा पॉलिटी में, हम पॉलिटी का सेशन देख रहे हैं। ठीक, ये हमारा पॉलिटी का सेशन है। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने कहाँ तक करवा दिया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तक देख लिया था। निर्वाचन मंडल के आगे हम देखते हैं अपना निर्वाचन की रीति, क्या आगे नहीं रीति। हम भाग 5 को कैसे पढ़ रहे हैं, उसके कार्य प्रणाली के तहत। ठीक, कार्यवाही। तो हम इसे आर्टिकल के स्टेप पे नहीं देख रहे हैं कि आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम इसका कार्य क्या है हमारा, अब निर्वाचन हो गया। अब निर्वाचन की रीति देखेंगे कैसे की जाती है। तो आइए डालते हैं निर्वाचन की रीति। क्या है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति। अब निर्वाचन की रीति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल हमारा 55। कौन सा आर्टिकल, तो 55 जो हो गया हमारा। इसमें क्या होता है, तो हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। फिर अगला है जनता के प्रतिनिधि। जो जनता के इसमें प्रतिनिधि होते हैं वो कौन होते हैं, तो लिख लीजिए जनता के प्रतिनिधि। जनता के प्रतिनिधि कौन कौन होते हैं, तो MLA होंगे, MP होंगे, MLA और MP होते हैं। ठीक, जनता इन्हें चुनकर भेजती है और ये इन्हें चुनते हैं, इन्हें राष्ट्रपति को। फिर अगला है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। कैसा, तो गुप्त मतदान। गुप्त मतदान। ठीक, कैसा चुनाव होता है, तो गुप्त मतदान। जी, एकल संक्रमणी मत प्रणाली। कैसा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली। एकल संक्रमणी मत प्रणाली। मत प्रणाली। एकल संक्रमणी मत प्रणाली, जैसे मतलब वो बताते कैसे है एकल संक्रमणी। जब वोटर अपना मत एक तो किसी को बताए नहीं, ठीक, और एक से अधिक करे। क्या है, एक से अधिक चुनाव, तो यह होता है एकल संक्रमणी प्रणाली। जहाँ वोटर अपना मत उसकी पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्ति को डाल ले, और वहाँ एक क्या होता है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली होता है। तो ये हो गया एकल संक्रमणी मत प्रणाली। लिख लीजिए, लिखना हो तो जहाँ वोटर अपना मत, जहाँ वोटर अपना मत, जहाँ वोटर अपना मत एक मत अपने पसंद से एक से अधिक क्या करें, एक से अधिक व्यक्ति का चुनाव करें,
या वोट डालें। ठीक, जो हो गया हमारा एकल संक्रमणी मत प्रणाली। फिर है अनुपातिक प्रणाली। एक अनुपातिक प्रणाली होता है, वो भी देख लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक जो प्रणाली होती है उससे प्रतिनिधित्व होता है। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाना है क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक, क्या होता है इसमें? तो ये होता है एमएलए का जो मूल्य होता है एक वोट का। ठीक, एक वोट की बात हो रही है यहाँ पर। तो एमएलए का वोट वैल्यू, वैल्यू या मूल्य। ठीक, क्या हो जाएगा? बराबर कुल जनसंख्या। क्या है? कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचन एमएलए की संख्या। क्या है? बटे कुल निर्वाचन कुल निर्वाचित एमएलए की संख्या। ठीक, इंटू 1/1000। ये हो गया। तो यहाँ से हमारे एक वोट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक, एक मतलब एमपी एमएलए का रखेंगे वो, फिर यहाँ पर कुल जनसंख्या, फिर निर्वाचित एमएलए की संख्या, वो एक वो उसको 1/100 से वो 1000 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? एमपी की मत कैसे निकलते हैं? क्या एमपी का वोट का जो वैल्यू होता है। अगला हमारा दूसरा क्या है? कह रहा है एमपी के मत की, मतलब वोट की वैल्यू, मत की वैल्यू। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा कुल एमएलए के मत का मूल्य। क्या है? कुल एमएलए के मत का मूल्य, कुल एमएलए के मत का मूल्य, मत का मूल्य। ठीक, फिर इसके बाद नीचे कुल निर्वाचित। क्या है? कुल निर्वाचित एमपी की संख्या। एमपी की संख्या, इससे हमारा एमपी की वोट की वैल्यू आ जाएगी, एक वोट की वैल्यू। ठीक, अब कह रहे हैं जो हमारी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या की बात ही, तो जनसंख्या का कुछ आधार तो होगा, तभी तो हम लेंगे उसके आधार पे। तो ये 1971 की जनसंख्या का अभी भी आधार चल रहा है। ठीक, और ये 84वां संविधान संशोधन करके 2026 तक यही चलने वाला है। ठीक, तो इसका आधार क्या है? जनसंख्या आधार लिख लीजिए, शायद पूछ ले कभी। तो जनसंख्या आधार, जनसंख्या आधार क्या है हमारा? तो 1971 की जनसंख्या। क्या है? 1971 की जनसंख्या की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या, ये हो गया। और इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? 2026 तक। 2026 तक बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, वो भी 84वें संविधान संशोधन के तहत। ये हो गया कि यही आधार इसका रहने वाला है 2026 तक। अब अगला हमारा, ठीक, क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन को जीतने के लिए जीत का कुल कोटा पूछ रहा है। ठीक, क्या है? जीत का कुल कोटा।
जीत का कुल कोटा देख लीजिए। जीत का कोटा देखो। ठीक, क्या होता है कुल वैध मत, क्या होता है कुल वैध मत, कुल वैध मत अपन 2। ठीक, जितने भी वैध मत होंगे उनको 2 से डिवाइड करके और प्लस 1 का 1 कर देंगे। तो ये हमारे कुल जीत का कोटा, मतलब कि इतने जीत अगर उसे वोट मिल गए तो वो क्या है राष्ट्रपति जीतने की, मतलब राष्ट्रपति का पद वो जीत जाएगा। ठीक, एक बात बताइए कि अगर कह रहे हैं कि मान लो कि किसी राज्य में विधानमंडल नहीं है, महाभंग है, तो क्या राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इस पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये नोट डाल के आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। वहाँ की सीटें अगर खाली होंगी तो राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे कुछ व्यक्ति हैं, ठीक, जैसे हमारे वीवी गिरी, ठीक, इनको जो निर्वाचन प्रणाली थी वो 2 बार हुई थी। ठीक, क्या हुई थी 2 बार। दूसरे चरण में इनकी जब हुई तो तब ये वोट, मतलब ये क्या राष्ट्रपति का पद जीत गए थे। तो पूछता है कि दूसरे चरण की गणना किसके समय में की थी, किसके कार्यकाल में? तो वीवी गिरी की। तो लिख लीजिए क्या है, दूसरे चरण की गणना में जीते थे। क्या लिख लीजिए, दूसरे चरण के गणना में जीतने वाले व्यक्ति, दूसरे चरण की गणना में जीतने वाले व्यक्ति से मतलब है राष्ट्रपति। ठीक, क्या है वीवी गिरी, क्या है वीवी गिरी, ये हो गया। फिर है निर्विरोध चुना गया किसे? तो क्या है हमारा निर्विरोध कौन चुने गए थे वो भी लिख लीजिए थोड़ी यहाँ पर। अभी हम अब जानेंगे पूरा डिटेल में। ठीक, जब अभी हमारा थोड़ी आएगा आगे तो लिख लीजिए निर्विरोध चुने गए थे। कौन चुना गया था निर्विरोध? निर्विरोध जीतने वाले व्यक्ति, निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति चुने गए। कौन? तो हमारे ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ये थे हमारे रेड्डी साहब। ठीक, निर्विरोध चुने गए थे। अगला है हमारा क्या? राष्ट्रपति की शपथ। क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। ये हो गया हमारा रीति हो गई। अब क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति अब निर्वाचित हो गए, अब राष्ट्रपति की शपथ, उन्हें शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति की शपथ। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल हमारा 60। क्या है? आर्टिकल 60। ये हो गया। अब इसके बारे में जानेंगे हम। इन्हें शपथ सबसे पहले दिलाता कौन है? तो भारत के CJI, मतलब भारत के कौन? मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। CJI BC के आगे कोष्टक में लिखना हो लिख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया। फिर अगला है, ये किसकी शपथ लेते हैं? ठीक, किसकी शपथ लेते हैं? तो संविधान की रक्षा। क्या है? संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा, संरक्षण, प्रतिरक्षा, संरक्षण की शपथ लेते, और ये तीसरी सूची में, अनुसूची में क्या है? वर्णित है। क्या है?
इसी में लिख लीजिए, तीसरी सूची में वर्णित है। तीसरी अनुसूची में वर्णित है। ये ठीक। अगला हमारा कि भारत के राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं, ये हमेशा 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। ठीक, कह सकते हैं कि 25 जुलाई को लेते हैं, क्योंकि हर बार कार्यकाल ख़त्म होता है तो तभी 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती है। तो ये 2-4 बार से कंटिन्यू चला आ रहा है। तो हो सकता है कि डेट पूछ ली, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है कि इसी डेट को ही होगा। अगर बीच में कोई त्यागपत्र दे देगा, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाएगी, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, तो हमारा आगे भी शपथ को बढ़ाया जाता है, आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन अभी पार्टिकुलर 2-4 बार से कितने 25 जुलाई को चली आ रही है। फिर है अगर हमारा आर्टिकल कह रहे हैं क्या है, अब आगे क्या कार्य करेंगे, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल देख लेंगे। हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक, और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल हमारा 56 क्या है, आर्टिकल 56 में कह रहा है कि क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। कह रहा पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का कार्यकाल रहेगा। तो लिख लीजिए क्या है, पद ग्रहण करने, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल। ठीक, और ये पहले भी अपना कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं, जैसे त्यागपत्र दे दें, मृत्यु हो जाए, महाभियोग लगा दिया जाए, तो ये 5 वर्ष से पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। ठीक, फिर है उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने पर इन्हें हटाया जाता है। जैसे ही मतलब उत्तराधिकारी मतलब जैसे पहले हमारे क्या थे, रामनाथ कोविंद, जैसे जब तक हमारी कौन है अभी, मुर्मू, ठीक है, तो उनको जब तक पद नहीं ग्रहण करवाया जाएगा तब तक वो कोविंद अपने पद पे बने रहेंगे। राजनाथ कोविंद हमारे श्री उस पर पद पर बने रहेंगे। तो इसके बाद जब द्रौपदी मुर्मू जी अपने पद पर आ गई तो वो हट गए। तो ये है, तो पूछ सकता है बड़े एग्जामों में कि क्या कह रहे हैं, उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने के बाद हटाए जाते हैं, ग्रहण करने के बाद हटाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, ये हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि जब अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी या फिर त्यागपत्र दे देंगे, कुछ भी हो जाए, तो उनकी जगह कौन रहेगा, तो उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो कौन रहेगा, मुख्य न्यायाधीश। कौन रहेगा, मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, तो कौन रहेगा, कोई जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो 31 होते हैं ना पूरे टोटल, उनमें से कोई एक बन जाएगा। तो कुछ समय के लिए, क्योंकि ये पद हमारा खाली कभी नहीं रह सकता, इसलिए तो लिख लीजिए कि राष्ट्रपति के पद राष्ट्रपति की मृत्यु होने के पश्चात
भारत मतलब पद पर क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, कौन, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और कौन हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यही तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, ठीक। और अन्य अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण कर सकते हैं, ठीक, पद ग्रहण कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। कुल मिला के उनके राष्ट्रपति मतलब अगर मृत्यु हो जाएगी तो उनके उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, तो मुख्य न्यायाधीश भी अन्य न्यायाधीश में से कोई ना कोई पद पर ग्रहण होगा। फिर इसके बाद जब नए राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनको अपने पद से हटा दिए जाएंगे इनके, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।